देखो, इसके पहले हम लोग एंगुलर एसएचएम का देख चुके हैं और अलग अलग बॉडी के निकाल भी चुके हैं। जैसे रॉड का बताया था, जनरलाइज्ड फिजिकल पेंडुलम का बताया था, और मैंने आप लोगों को बताया था रिंग का, और मैंने आप लोगों को बताया था डिस्क का। मैग्नेट वाला जो हमारा थ्योरी में हो चुका है वो उतना पोर्शन बचा है, तो वो मैं बताया था। फिर से ध्यान रखना, स्टेप कौन सा फॉलो करेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप हम निकालेंगे मेन पोजीशन, फिर हम लोग लेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हम फोर्स नहीं निकालेंगे नेट, हम निकालेंगे नेट टॉर्क, और उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, और फिर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन C। तो हम बोर्ड में डिराइव कर चुके हैं टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने प्रैक्टिकल भी करके बताया था आप लोगों को, एक मैग्नेटिक नीडल बताई थी, तो वो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी। जब हमने उसको डिस्टर्ब किया तो इट स्टार्टेड ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, तो ये है समझो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। ये रखा हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है अभी। ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। तो ये हो गई उसकी मेन पोजीशन। अब हम उसको डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा। ये जो एंगल है ये है थीटा। देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया। तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। देखो, तो मैग्नेट पहले ऐसा था, हमने उसको टॉर्क लगा के डिस्प्लेस किया है, तो इस पे भी क्या एक्ट होगा, टॉर्क। कैसे टॉर्क एक्ट होगा ध्यान देना। नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, उसकी पोल स्ट्रेंथ है Q0 और मैग्नेटिक फील्ड B। इधर फोर्स एक्ट होगा माइनस Q0 पोल स्ट्रेंथ इसकी इनटू B। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही थी फोर्स एक्सपीरियंस बाय नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। तो हम यहाँ वही कर रहे हैं, Q0 इंटू B, इसका माइनस Q0 इंटू B, इसको इधर मल्टीप्लाई करें। मैग्नेटिज्म आप लोगों ने देखा ही है, फर्स्ट वीडियो में ही था ये। तो ये वो टॉर्क है जो बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमारे दो स्टेप हो गए, मेन पोजीशन और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेन पोजीशन पे था, हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया। अब हम जो फोर्स लगाए थे, टॉर्क लगाए थे, वो हटा देंगे। तो ये जो टॉर्क है ये है रिस्टोरिंग टॉर्क, वो बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके आएगा। पर वो वहां रुकेगा नहीं, क्योंकि उसमें मोशन आ चुका है, तो इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा। और ये प्रैक्टिकली मैंने करके बताया आप लोगों को। यस, तो थ्योरी में जब लिया था स्टेट बोर्ड की, तो मैंने प्रैक्टिकली ये आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाया था। ठीक है, अब टॉर्क निकालते हैं। थर्ड स्टेप, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने बोर्ड में डायरेक्ट टॉर्क का इक्वेशन ले लिया था, पर मैं यहाँ स्टेप वाइज थोड़ा करके बता देता हूं, ध्यान दो। तो फोर्स कोई भी एक ले लो, Q0 इंटू B, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उन दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे हम लोग A B, और ये समझो पॉइंट C। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उन दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A B। सो Q0 इंटू B इंटू, अब ये एंगल भी थीटा रहेगा, देख लो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल सेम करस्पॉन्डिंग एंगल, साइन थीटा, इट इज अपोजिट ए बी। और ये लेंथ, तो ये लेंथ मैग्नेटिक लेंगे L प्लस L, इट इज ट्वाइस L, ट्वाइस L, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस L साइन थीटा। तो ये हमने ए बी की जगह सब्स्टिट्यूट किया। अब ये Q0 इंटू ट्वाइस L, इट विल बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जब मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ाया था तो उसको हमने स्मॉल m से डिनोट किए थे, पर ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था ऑसिलेशन, उसमें टेक्स्ट बुक में उसको म्यू से डिनोट किया था।
तो अभी आप चाहे तो म्यू से या एम से भी डिनोट कर सकते हैं, हम अभी फिलहाल एम से डिनोट करेंगे उसको। मैग्नेटिज्म में हम जब पढ़ाया था मैग्नेटिज्म, तो हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम से ही लिया था। ये चैप्टर में उन्होंने म्यू से डिनोट किया था, तो हमने म्यू से लिख दिया था। ठीक है, तो ये तो कॉम्पिटिटिव का है, तो हम एम ही लिखेंगे। पर स्टेट बोर्ड में याद रखना, ऑसिलेशन में जब टाइम पीरियड निकाला था हमने, तो हमने म्यू से डिनोट किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये हटा दीजिए, इसमें मिक्स कर दीजिए। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, ध्यान रख देते हैं। m is equals to pole strength of any one of the pole into its dipole length। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हमारा हो गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू ये तो ये आ गया m इन दोनों की जगह, ये b if theta is very small sin theta is equals to theta, ये लिखते हैं। ठीक है, if theta is very small sin theta is approximately equal to theta, और हम यहां डालेंगे माइनस साइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर गिनेंगे ये वाली डायरेक्शन में और टॉर्क ये वाली डायरेक्शन में, तो दोनों कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट, तो ये हो गया। अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो C की जगह यहां देखो क्या है, C की जगह क्या है? MB, तो हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। सो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन C की जगह क्या डालेंगे? कंपेयर करना है, देखो वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। टॉर्क की जगह टॉर्क, थीटा की जगह थीटा, और C की जगह है MB, तो C की जगह MB डाल रहे हैं। सो दिस इज द आंसर 5। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का आंसर। जब मैंने पढ़ाया था बोर्ड में, तो हमने ऐसा लिखा था, I अपॉन म्यू इंटू सी, म्यू इंटू बी, तो उन्होंने म्यू लिया था, तो म्यू ले सकते, पर हम एम ही लेंगे, तो एम ही रहने देंगे। दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट व्हिच इज ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक बार, और ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट mb अपॉन I, where m is magnetic dipole moment, I is the moment of inertia, ठीक है, and b is the external magnetic field या magnetic induction of external magnetic field। So this is the last point of angular SHM। मैग्नेट का भी आ गया, इसके थोड़े पॉइंट बताने हैं और वो भी बताया था। इसके न्यूमेरिकल जब हम ऑसिलेशन लेंगे तो उसमें नहीं आएंगे, जब मैग्नेटिज्म का एक्स्ट्रा लेंगे कॉम्पिटिटिव का, तो उसमें इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। और ऑसिलेशन में हुआ है इसलिए कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैग्नेटिज्म में आएगा मैग्नेट, उसमें देखेंगे हम मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पर अभी हमारे हुआ ही है तो हम इसको कंटिन्यू कर, तो ये देख लो फिर मिटा दें इसको। नाउ सपोज ये मैग्नेट हमने सस्पेंड किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल शेड कर देते इसको, ये है समझो साउथ पोल। इट इज सस्पेंडेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, और जब आप ध्यान देना जो स्मॉल m है, हमने पहले भी मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, it is directed from south to north। magnetic dipole moment is a vector quantity, it is directed from south pole to north pole। तो डायरेक्शन बताना चाहे तो बता भी सकते हैं, तो मैग्नेट थोड़ा बड़ा बना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ। अभी मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? 2 पाई अंडर रूट I अपॉन m, ठीक है। अब मान लो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे विच इज सपोज x। अभी क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो पहले थी b, और अब नई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उसमें लाके ऐड कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन m b प्लस x।
देखिए ये ध्यान रखना कि अगर कहीं आया ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड बी थी और ये मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा था, उसका टाइम पीरियड ये था। अब नई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया है एक और, इसके असिस्ट कर रही मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा B + x। वहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी अपोज कर रही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट वही है, इसमें ऑसिलेट हो रहा था पहले, अब दूसरी भी मैग्नेटिक फील्ड लाया है हम लोग, अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में ऐड हो रही क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट हो रहा है, तो हम करेंगे B + x, सेम डायरेक्शन में है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे D = 2 pi √I अपॉन m, यहां करेंगे B - x, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में वो ऑसिलेट हो रहा था, अब हम दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाए, मतलब एक और मैग्नेट लाए जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा था, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ दूसरी मैग्नेटिक फील्ड सबट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको अपोज कर रहे हैं। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, यहाँ ये वैल्यू कम हुई मतलब टाइम पीरियड ज्यादा, मोशन स्लो क्योंकि दोनों अपोज में है। यहाँ दोनों असिस्ट कर रहे हैं तो B + x वैल्यू इंक्रीज हो गई मतलब टाइम पीरियड कम। तो मान लो समझ रही ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट रेस्ट कर रहा और मैंने इसको ऑसिलेशन में डाल दिया, ठीक है, ये ऑसिलेट हो रहा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैं इसके पास दूसरा मैग्नेट लेके आ रहा, इसके ऑसिलेशन में फर्क पड़ेगा क्योंकि एक और मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो अगर वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो हम ला रहे हैं वो पहली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, असिस्ट कर रहे, तो ये फॉर्मूला, और पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की समझो उसको अपोज कर रही, तो ये फॉर्मूला। देखिए ये देखो एक बार सेकेंड, अब मान लो दो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट और एक और मैग्नेट सस्पेंड करते हैं। अब दो मैग्नेट साथ में सस्पेंड किए, ये दूसरा मैग्नेट, दोनों को साथ में बांध दिया ऐसे, एक का नॉर्थ पोल, ये दूसरे का भी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, दोनों का नॉर्थ पोल एक तरफ, साउथ पोल एक तरफ, यानी इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1 है और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m2, डायरेक्शन दिया है साउथ टू नॉर्थ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का बन जाएगा T = 2 pi √I अपॉन m की जगह लिखेंगे m1 + m2 * b। और एक चीज ध्यान रखना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का है पहले जब हम लिख रहे थे, तो अब I रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I1 + I2, ये करना और फिर वो I की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना। अगर सेम है तो ट्वाइस I लिख लेंगे, अगर अलग अलग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का तो फिर, तो ये याद रखना I मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अभी फिलहाल क्या है, दोनों का साउथ एक तरफ, दोनों का नॉर्थ एक तरफ, यानी दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर यहाँ आएगा m1 + m2 * b और I ये रहेगा I1 + I2। अगर ऐसे सस्पेंड किया है, मान लो ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये पर्पल वाला भी क्रॉस, ये नॉर्थ ये साउथ। अब इस मैग्नेट का साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, अपोजिट में है देखो दोनों, तो एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में और एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, m1 m2 दोनों अपोज कर रहे हैं, तो तब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 pi √I अपॉन m1 - m2 * b, और I फिर से वही रहेगा I1 + I2। तो ऐसे भी हो सकता क्वेश्चन आए कि दो मैग्नेट हमने साथ में सस्पेंड किए, मैग्नेटिक फील्ड एक ही है एक्सटर्नल, ये है समझो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें ये दोनों मैग्नेट का कॉम्बिनेशन या ये दोनों मैग्नेट का कॉम्बिनेशन ऑसिलेट हो रहा है, तो अगर दोनों के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना m1 + m2, और अगर दोनों के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो m1 - m2, अपोजिट में माइनस करते, तो ये थोड़ा सा याद रखना।
देख लो आगे चलते। अब देखो स्प्रिंग पेंडुलम को एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ वापस से याद रखना। तो हुआ है हम लोग का, ये स्प्रिंग है समझो, अभी इसमें हमने वेट नहीं लगाया, ठीक है। जब हम इसमें वेट लगाएंगे तो यहां से वो एक्सटेंड होके समझो स्प्रिंग यहां तक आ गया, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ यहां से यहां तक वो है हमारा x। तो हम इसमें यूज कर सकते हो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के की वैल्यू दी है तो फोर्स निकाल पाएंगे, या फोर्स दिया है तो के की वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे मास पता है तो फोर्स की वैल्यू लिख लेंगे mg माइनस के, एक्स की वैल्यू दे दिया समझो 3 सेंटीमीटर, तो इनटू कर देंगे 3। तो के की वैल्यू निकालने के लिए ये लॉजिक काम आएगा कि एक स्प्रिंग था पहले वो यहीं तक था, फिर जब हमने उसको मास लगाया तो वो एक्सटेंड हो गया, ऑसिलेशन नहीं हुआ है अभी, एक्सटेंशन हुआ है, खाली सिर्फ एक्सटेंशन, वेट लगाने की वजह से वो एक्सटेंड हुआ। कितना एक्सटेंड हुआ है x, तो आप इस फॉर्मूले में डाल के कितना फोर्स लगाया है और कितना एक्सटेंशन हुआ है k की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना। अब आप लोग इसके आगे जो एक्सटेंड करेंगे इसको समझो, मैं अब इसको आगे स्ट्रेच कर रहा है यहां तक, तो ये रहेगा हम लोगों का एम्पलीट्यूड ए, ये रहेगा हम लोगों का एम्पलीट्यूड ए। अब वो अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा। तो याद रखना क्वेश्चन ऐसा आएगा, के की वैल्यू नहीं देंगे और बोलेंगे कि पहले स्प्रिंग की लेंथ है समझो 10 सेंटीमीटर, जब हमने वेट लगाया तो वेट लगाने के बाद स्प्रिंग की लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर, तो एक्सटेंशन कितना हुआ है 5 सेंटीमीटर, और वेट दे दिया हमको समझो 10 ग्राम, तो हम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ की वैल्यू 10 mg यानी 980, g की वैल्यू ग्राम में है तो 980 लेंगे, इज इक्वल टू माइनस के, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और x मतलब 5, तो आप इस पर से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले स्प्रिंग खाली था, फिर जब हमने उसमें मास लगाया तो उसमें एक्सटेंशन हुआ 5 सेंटीमीटर, मास की वैल्यू दे देंगे, एक्सटेंशन की वैल्यू दे देंगे, तो हम क्या निकाल पाएंगे k आ गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको पता ही है क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले जब स्प्रिंग खाली था और फिर मास लगाने के बाद जो एक्सटेंशन उसमें हुआ है वो ऑसिलेशन शुरू नहीं हुए, वो खाली हमने मास लगाया उसकी वजह से स्प्रिंग क्या हुआ है, थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, तो वो एक्सटेंशन से क्या निकलेगा x, तो आप F इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्मूला लगा के वो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर आप इसको आगे स्ट्रेच करो और छोड़ दो तो वो ऑसिलेट होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने निकाला था k इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन, ठीक है, तो ये k निकल जाएगा, फिर आप टाइम पीरियड आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, फिर से बता रहा, देखो पहले स्प्रिंग खाली, वेट नहीं लगाया, जब हम उसको वेट लगाएंगे तो वो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच होगा, अभी ऑसिलेशन चालू नहीं हुई, सिर्फ स्ट्रेच हुआ है, तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है उसको हम लिखेंगे x, और f इज इक्वल टू माइनस के एक्स में अगर आप डाल देंगे तो आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसका मास दे देंगे, एक्सटेंशन कितना है वो दे देंगे, तो आप पहले इसकी k की वैल्यू निकाल लो, अगर k की वैल्यू निकल गई तो इसमें डाल के आप जो आगे फर्दर उसको एक्सटेंड करके ऑसिलेट कराएंगे तो वो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर सीरीज और पैरेलल का लॉजिक देखिए, आप स्प्रिंग कर सकते कनेक्ट सीरीज में, आप कनेक्ट कर सकते पैरेलल। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ऐसा होगा, ये पहला स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, ये दूसरा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और इसको हमने लगा दिया ये मास है, तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सीरीज में है तो याद रखना Ks इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और ज्यादा है तो एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Kn, ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, K1 K2 K3 जितने भी स्प्रिंग होंगे इन पे फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग, समझ में आया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा T इज इक्वल्स टू 2 पाई
अंडर रूट एम अपॉन के एस सीरीज का आंसर। ये वाला फॉर्मूला यूज करें। आप इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब सभी अगर आइडेंटिकल है यानी ये भी स्प्रिंग सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं K1 इज इक्वल्स टू K2 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू K, सबकी वैल्यू सेम। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन KS इज इक्वल्स टू 1 2 ऐसे कितने बार ऐड करने हैं n टाइम्स, तो हम लिखेंगे n अपॉन K। तो इसको रिवर्स कर दो, KS का आंसर निकालना है ना, तो KS इज इक्वल्स टू K अपॉन n। सभी आइडेंटिकल है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं K अपॉन n। जैसे ये दोनों आइडेंटिकल है, एक की वैल्यू K है तो अपॉन कर देंगे 2, 2 है तो 2, 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, जितने भी रहेंगे। n इज द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, तो कितने भी स्प्रिंग हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सीरीज। अब देखो पैरेलल में कैसे कनेक्शन हो सकता है। पैरेलल में कनेक्शन ऐसे हो सकता है, ये पहला स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, ऐसे n स्प्रिंग हो सकते हैं और इन दोनों को लगाया है मिला के मास m। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो पैरेलल का फॉर्मूला बनेगा रिजल्टेंट का Kp इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Kn, ऐसे। ठीक है, सो टाइम पीरियड का आंसर हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन Kp। रिजल्टेंट जो भी आएगा इनको सॉल्व करके वो यहाँ डालेंगे। अगर यहाँ पे भी ये सब आइडेंटिकल है तो हम लिखेंगे K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू सो ऑन इज इक्वल्स टू K। तो सभी सेम, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो हम लिखेंगे Kp इज इक्वल्स टू n इनटू K। तो पैरेलल में ये फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज में ये फॉर्मूला। पैरेलल में आप एक और तरीके से कनेक्ट कर सकते हो उसको, इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो भी चलेगा ऐसे। अब देखो पैरेलल का एक और कॉम्बिनेशन बता दें, तो सीरीज का हटा देते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे भी रहा तो समझ जाना कि वो पैरेलल में है। ये देखो इससे, ये पहला स्प्रिंग, ये मास लगा दिया m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और दूसरा स्प्रिंग ऐसे। अब इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट होगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पैरेलल का ही लगाएंगे। तो पैरेलल में ऐसे भी रहा तो पैरेलल में समझना, और ऐसे भी रहा तो पैरेलल में। आप इस स्प्रिंग को ऐसे कर दो तो ये डायग्राम बनते हैं, यानी इस स्प्रिंग को इमेजिन करो कि इस स्प्रिंग को सपोर्ट के साथ हम लोग इधर से इधर कर दे तो दोनों पैरेलल में है। सेम पैरेलल का फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना। ये हमारा स्टेट बोर्ड में भी हो चुका है, एक पॉइंट बता था, फॉर्मूला आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है। अभी देखो समझो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और मास अटैच किया है हमने n। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा T1 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1। दूसरा स्प्रिंग है, यहाँ पे भी वही मास हमने अटैच किया है, सेम मास, हाँ इसलिए ब्लैक में सेम मास m अटैच किया है, बट स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 की जगह K2, यानी अलग अलग स्प्रिंग यूज किए हैं, मास वही है, मास सेम है। देखो ये वाला मास सेम है, तो हम नए स्प्रिंग के साथ उसका टाइम पीरियड रहेगा T इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये m1 m2 कुछ नहीं लिख रहे, ये सेम है, अपॉन में आएगा K2। तो देखो एक सिंगल मास हमने पहले अटैच किया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, फिर हमने उसको अटैच किया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, सेम मास। पहले वाले का टाइम पीरियड है T1 और दूसरे वाले का टाइम पीरियड है
T2, पहले ये देखो, ठीक है, इतना नोट किया। अब मान लो ये दोनों स्प्रिंग को हमने सीरीज में लगाया, ये पहला स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग, और यहां हम दोनों ने मिला के K1 और ये K2 और सेम मास लगाया है M, सेम मास M लगाया है। देखो एक बार, तो पहले एक स्प्रिंग लिया, उसको मास M लगाया, उसका टाइम पीरियड निकाल लिया, दूसरा स्प्रिंग लिया, उसको वही सेम मास अटैच किया और ये टाइम पीरियड निकल गया। अब हमने दोनों को काय में लगा दिया है, सीरीज में विद सेम मास M, तो टाइम पीरियड रहेगा T रिजल्टेंट इट इज 2 पाई अंडर रूट I M अपॉन K S, सीरीज का आंसर। तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, ध्यान देना क्या करें, T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर M बाहर ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 अपॉन KS, 1 अपॉन KS का आंसर सीरीज का 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई स्क्वायर M अपॉन K1 प्लस 4 पाई स्क्वायर M अपॉन K। तो हमने क्या किया, ध्यान दो, टाइम पीरियड सीरीज में है तो M अपॉन KS लिख दिया, ठीक है। तो स्क्वायर करके ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, M बाहर कर लिए और 1 अपॉन KS अंदर। सीरीज का फॉर्मूला अभी बताया था, 1 अपॉन KS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K। ये डेरिवेशन लर्न करनी जरूरत है, फाइनल आंसर याद रखते हैं। तो ये 1 अपॉन KS की जगह आया 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये देखो। फिर हमने ये वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला डाला है तो ये मिला। अब ध्यान से देखेंगे तो ये है T1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 4 पाई स्क्वायर M अपॉन K1, 4 पाई स्क्वायर M अपॉन K1, और दूसरा आंसर है T2 स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर M अपॉन K2, 4 पाई स्क्वायर M अपॉन K2। So we can write T is equals to under root of T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। डायरेक्ट क्या करते हैं, ये स्टेप बता दिया मैंने, पैरेलल में हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे, पर सीरीज का मैंने ये पूरे स्टेप्स बता दिया आप लोगों को, पैरेलल का नहीं करेंगे इतने स्टेप्स। तो अगर एक का टाइम पीरियड पता है, दूसरे का भी टाइम पीरियड पता है, स्प्रिंग अलग अलग है, मास सेम है, तो अगर किसी ने बोला, क्वेश्चन आएगा ऐसा कि ये दोनों स्प्रिंग, पहले हमने एक स्प्रिंग लिया जिसको मास अटैच किया है, टाइम पीरियड की दिया, मान लो टाइम पीरियड दिया है 2 सेकेंड, फिर दूसरा स्प्रिंग लिया, सेम मास अटैच किया, मान लो टाइम पीरियड आया 3 सेकेंड। अब वो बोलेंगे कि हमने इन दोनों स्प्रिंग को सीरीज में अटैच कर दिया और सेम मास अटैच किया है, अब नया टाइम पीरियड बताओ। तो ये दोनों टाइम पीरियड अगर हमारे पास है तो हम ये फॉर्मूले में डायरेक्ट डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो सीरीज में है तो आंसर आएगा TS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो पैरेलल का भी इतने मेथड से नहीं करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला बनाया है वैसे आप लोग चाहे तो पैरेलल का बना के देख सकते हैं। पैरेलल का मैं डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, ये वाली पैरेलल वैसे आप कर सकते हैं, पैरेलल का भी चाहे तो, पर कोई करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला जैसे बताया वैसे उसका भी आंसर याद रखना। तो अब मान लो ये दोनों स्प्रिंग हमने पैरेलल में लगाए हैं, ये पहला स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, सेम मास अटैच कर रहे हैं M, दिस इज K1, दिस इज K2 और सेम मास M, अब पैरेलल में लगाए। तो पैरेलल का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये डायरेक्ट रखना, या T1 इंटू T2 अपॉन अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, डायरेक्ट ये याद रखना। आप चाहे तो जैसे मैंने अभी सीरीज का सॉल्व किया वैसे कर सकते हैं, पर करने की कोई जरूरत नहीं है, सीरीज का जैसे बताया वैसे ये पैरेलल का लर्न करना। तो एक स्प्रिंग लिया, उसको मास अटैच किया M, उसका टाइम पीरियड बता दिया, दूसरा स्प्रिंग लिया, उसको सेम मास अटैच किया M, उसका टाइम पीरियड बताया। फिर वो क्वेश्चन बोलेंगे कि भाई उन दोनों स्प्रिंग को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और सेम मास M अटैच किया है, तो इन दोनों के अगर टाइम पीरियड मालूम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का नया टाइम पीरियड बता दो। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर, पैरेलल का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा T1 इंटू T2 अपॉन अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये है T1, देख लो।
देखो लास्ट टॉपिक बचा है, सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा लेना है, वही बचा है, छूट गया समझो सिंपल पेंडुलम का एक पॉइंट वो ले रहे और फिर हमारा ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जब हमने टाइम पीरियड उसका निकाला था तो इट वाज इन एयर, या हम बोलेंगे फ्रिक्शन नहीं काउंट कर रहे तो वो टाइम में है वैक्यूम में। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब उसी सिंपल पेंडुलम को हम ऑसिलेट कराने वाले हैं लिक्विड के अंदर, सपोज वाटर के अंदर। तो इसको हम यहाँ कंटेनर में लेंगे और इसको फिल कर देंगे वाटर से। तो जैसे इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन तक ला रहे थे यहाँ तक और रिलीज कर रहे थे, तो वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या हो रहा था, ऑसिलेट टू एंड फ्रो। तो उसका फॉर्मूला था T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लाए यहाँ तक समझो और रिलीज कर दे तो वो यहाँ ऑसिलेट होगा। तो डेफिनेटली वाटर में ऑसिलेट हो रहा है, यानी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, तो यहाँ अपोजिशन ज्यादा रहेगा, यानी मोशन स्लो हो जाएगी, टाइम पीरियड इससे ज्यादा आएगा। मोशन स्लो मतलब टाइम पीरियड ज्यादा। तो उसी का इक्वेशन निकालना है, कंपेयर करना है, समझो T डैश, यहाँ पे टाइम पीरियड है T डैश। ठीक है, तो यहाँ फोर्स जो एक्ट हो रहा था, टाइम पीरियड थोड़ा नीचे, T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो यहाँ जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो था वेट mg और धागे में टेंशन T। ठीक है, तो यहाँ वेट mg और ऊपर एक और फोर्स एक्ट होगा टेंशन के साथ धागे में, दैट इज अपथ्रस्ट। तो यहाँ वेट mg के अपोज में एक और फोर्स आ गया एंड दैट इज अपथ्रस्ट। तो ध्यान रखो इफेक्टिव वेट जो रहेगा अब वो रहेगा एक्चुअल वेट। पहले एक्चुअल वेट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब एक्चुअल वेट के अपोजिट में एक और फोर्स आ गया एंड दैट इज अपथ्रस्ट। तो माइनस कर देंगे अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हुआ है ना, तो हम एक चीज मेंशन कर देते, लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी, या सिग्मा ले लेंगे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मतलब इसका डेंसिटी ले सकते हैं हम लोग पॉप, लिक्विड मतलब जो है लिक्विड भरा है वो। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ वेट mg था खाली, अब यहाँ है mg डैश इफेक्टिव वेट, इट इज mg, और जब पानी में है तो क्या एक्ट होगा, अपथ्रस्ट। और यहाँ एक चीज याद रखना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तभी वो नीचे सिंक होगा। अगर इसकी डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट होगा यहीं पे, वो नीचे जाएगा क्या, नहीं, वो ऑसिलेट नहीं होगा, इट विल फ्लोट। तो वो ऑब्जेक्ट सिंक ही नहीं होगा, पानी में जाएगा क्या अंदर, नहीं। तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती ना, ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर सॉलिड की डेंसिटी कम है तो सॉलिड अंदर सिंक ही नहीं होगा, ऊपर फ्लोट होता रहेगा। यानी आप कंटेनर में जब उसको डालेंगे, धागा लंबा भी होगा तो वो ऐसा पड़ा रहेगा वहां पे, बस वो सिंक होगा क्या, नहीं, वो कहां जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती, सॉलिड की ही डेंसिटी ज्यादा रहेगी, याद रखना। तो ही ऐसा होगा, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो सॉलिड फ्लोट होगा, सिंक होने वाला नहीं है, तो ऑसिलेट नहीं होगा, फिर वहां पे ध्यान रखना। तो यहाँ m मास की जगह डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये मास ऑफ सॉलिड है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम, और इधर g डैश, इधर डेंसिटी वॉल्यूम इनटू g डैश। यानी ये जो हम लिख रहे हैं ये मास का है, सॉलिड का। ठीक है, सादा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ अपथ्रस्ट माइनस ये हो जाएगा v वॉल्यूम, जो वाटर का डिस्प्लेस हुआ है, वाटर की डेंसिटी सिग्मा और इनटू g। ये याद रखना, ये वाली टर्म यहाँ पे v रो g मत लिख लेना। लिक्विड अपथ्रस्ट मतलब जब हम किसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में समझाया, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करेंगे तो वो अपने वॉल्यूम जितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम वही है, बट किसका वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा,
लिक्विड का, तो उसकी डेंसिटी है ये V सिग्मा जी, अगर रो से डिनोट करते थे V रो जी, पर रो अभी डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ सिग्मा लिखना। तो जो भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो लिखना है यहाँ पे अपथ्रस्ट में। ये ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये सॉलिड के लिए, ये सॉलिड के लिए अपथ्रस्ट, जब लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट को डालते तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालेंगे तो उसके वॉल्यूम जितना वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हम कहीं पे V रो जी यूज करते हैं, पर वहां रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेते हैं। अभी सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो सिग्मा लिखना। देखो लिखा, नोट डाउन करो। आगे तो देखो कैंसिल क्या होता, वो कैंसिल कर लो। V V और V कैंसिल, ये क्यों G डैश कर दिया, ये G है, तो V V और V कैंसिल। इधर बचा है रो G डैश इज इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा, और हमने G कॉमन निकाले, यहाँ G डैश हो गया था G। ये इफेक्टिव वेट है इसके अंदर, तो इसको mg माइनस अपथ्रस्ट, तो इफेक्टिव वेट निकाला है। देखो एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये, और अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव वेट विल बी mg माइनस अपथ्रस्ट, वही लिख रहा है, ये है इफेक्टिव वेट। इट इज डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस अपथ्रस्ट, mg माइनस अपथ्रस्ट। तो ये हो गया, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, सो g डैश is equals to rho minus sigma upon rho into g। बस इसको ऐसे रख दो। देखिए और फिर से बता रहा याद रखना, rho should be greater than sigma। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होनी चाहिए, अगर कम है तो वो सिंक ही नहीं होगा, वो वहीं फ्लोट होगा, वो ऑसिलेट होने नहीं वाला, अंदर जाएंगे नहीं, वो वहीं पे सरफेस पर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, ध्यान रखना। तो इसका बचा हुआ यहाँ लिख लेते हैं, ये डायग्राम हटा, ये इक्वेशन काम है ना। तो ये है इक्वेशन एक, और ये है इक्वेशन, मिल गया। तो टी डैश का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन इफेक्टिव जी की वैल्यू जी डैश, तो टी और ये टी डैश, देखो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, देखो ये और ये समझ में आया। सो टी डैश अपॉन टी इट इज इक्वल्स टू L सेम, 2 पाई सेम, सिर्फ G की वैल्यू बदल दे, तो इनवर्स वेरिएशन ध्यान रखो, G अपॉन G डैश, सो T डैश अपॉन T इज इक्वल्स टू, यहाँ से बना लो G अपॉन G डैश या G डैश अपॉन G, जो भी निकलेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, उल्टा लिखना है, यहाँ है G डैश अपॉन G, लिखिए G डैश अपॉन G इट इज इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा अपॉन रो, डाल देते उल्टा करके, रो अपॉन रो माइनस, या फिर आप ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, टी अपॉन टी डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। तो ये हो गया फाइनल आंसर, या ये हो गया, देख लो। तो याद रखो, अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि जब आप इसमें ऑसिलेट करेंगे तो पोजीशन ज्यादा मिलेगा, यानी मोशन हो जाएगी स्लो, और टाइम पीरियड ज्यादा लगेगी, तो वो प्रूफ कर देते हैं टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा करके। ये पहले था एयर का टाइम पीरियड, और टी डैश मतलब टाइम पीरियड व्हेन इट इज इंसर्टेड इन लिक्विड, तो ये हटा देंगे पर ऊपर वाले लिखे, ध्यान रखो ऊपर है रो, नीचे है रो माइनस सिग्मा, तो रो अपॉन रो माइनस सिग्मा इज ग्रेटर देन, तो रूट में भी डाल देंगे ग्रेटर देन 1, आई नो, ठीक है। तो रो अपॉन रो माइनस सिग्मा ऐसे भी लिखेंगे, तो इट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऊपर रो है और नीचे रो माइनस सिग्मा है, इट इज ग्रेटर देन 1। आप रूट में भी डाल देंगे तो भी वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगी वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 1, सॉरी राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर देन 1 रहेगी,
It is T dash upon T is greater than 1, so we can say T dash is greater than 2. यानी जब आप लिक्विड में डालेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज एज कंपेयर टू द सिंपल पेंडुलम विच इज इन एयर और वैक्यूम। तो टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है मतलब मोशन स्लो हो गई क्योंकि अपोजिशन ज्यादा मिल रहा है। तो ये याद रखना स्टेप्स क्या किया है हम लोगों ने। देखिए ये वेट मास की जगह इफेक्टिव वेट है, ध्यान रखो, एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट, ठीक है। तो ये रो इंटू वी यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे भी वही, पर यहाँ अप थ्रस्ट है तो ये जो डेंसिटी है वो लिक्विड की है, ध्यान रखना। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाली देखो वहां पे भी रो डाल देंगे। जहां कहीं कहीं पे कैसा होता है हम रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लेते तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला बन जाता वी रो जी, तो वही दिमाग में रह जाता कि अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, वी रो जी, पर वहां खाली लिक्विड था, यहाँ लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। तो सॉलिड की डेंसिटी हमने रो लिया है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, तो यहाँ वी सिग्मा जी बन जाएगा, वो याद रखना थोड़ा सा। तो यहाँ समझो हमारा ऑसिलेशन वाला पूरा पोर्शन खत्म हो गया है। कॉम्पिटिटिव का भी हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, स्टेट बोर्ड का भी हमारा हो चुका है, तो पूरा वो कवर हो चुका है हमारा। ये लास्ट टॉपिक थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम का रह गया था समझो, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखो उसमें, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव में भी इजी है ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन की इक्वेशन बाद में हमारे वेव्स में भी काम आएंगे, क्योंकि जब वेव्स हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, तो उसमें भी हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये ऑसिलेशन याद रखो, ऑसिलेशन हमारा स्टेट बोर्ड का भी कंप्लीट हो गया और कॉम्पिटिटिव का भी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करते हैं।